हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विंकल लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैराथन वीडियो। इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जैसा कि सीटेट एग्जाम में हमेशा पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरी सेक्शन को। तो पहला हम लोग देखते हैं सीडीपी से है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों की 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेहद अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी है। अगला है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर होगा वो कैसे सीखते हैं। अगला है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। अगला है, आप अपनी कक्षा के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या। तो इसका आंसर होगा ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अगला है, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड और मिलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन के प्रमुख। इसमें हम लोग देखें कौन से हैं। तो सतत एवं व्यापक आकलन। अगला है निदानात्मक एवं उपचारात्मक आकलन। अगला है पोर्टफोलियो आकलन। चौथा घटना है घटनावृत्त या एनेकुलार्ड रिकॉर्ड। अगला हम लोग परिभाषा देखें तो बुद्धि समायोजन की क्षमता है। बुद्धि बहुभाषी प्रतिभा है जिससे कई योग्यताएं शामिल है। अगला है समस्या समाधान की क्षमता भी है। तो हम लोग बुद्धि के प्रकार देखें तो ठंडाई के बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तो मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। अगला हम लोग देखें बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। तो बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि वह कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। दूसरा है हमारी बुद्धि 10 बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है इसलिए बाकी के 9 दब जाती है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर की 10 क्षमताएं। तो भाषाई बुद्धि देखें, इस क्षमता में वे व्यक्ति आते हैं जो भाषा के प्रयोग में सबसे ज़्यादा निपुण हो, जैसे कवि, राजनेता, साधु संत। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि, वे व्यक्ति जो तर्क क्षमता और गणितीय क्षमता में सबसे आगे हो, जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है स्थानिक बुद्धि, वे व्यक्ति जो स्थान और क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्री, चित्रकार, कार्टूनिस्ट। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि, ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण हो, जैसे बस का ड्राइवर, धावक, खिलाड़ी इत्यादि। अगला हम लोग देखें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की मनोदशा, भावनाओं आदि को समझकर उनसे कोई भी कार्य करा ले, जैसे सेल्समैन, बीमा एजेंट, राजनेता, साधु संत इत्यादि। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऐसे लोग जो खुद को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर ले, जैसे शिक्षक, अभिभावक इत्यादि। अगला है संगीतीय बुद्धि, वे व्यक्ति जो संगीत के राग और लय की गहरी समझ रखते हो, जैसे गीतकार, संगीतकार, गायक। अगला है प्राकृतिक बुद्धि, वे व्यक्ति जो जीव जंतु, पेड़ पौधे या खनिजों गहरी समझ रखते हो, जैसे जंतु विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री इत्यादि। अगला आध्यात्मिक बुद्धि, वह बुद्धि साधु संतों, पादरियों या फकीरों में इत्यादि में होती है। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि, वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद के अस्तित्व का अर्थ
ढूंढते हो, जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु, संत इत्यादि। अगला हम लोग प्रमुख बिंदु देखें। अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए तो सभी को 10 बौद्धिक क्षमताएं और उच्च स्तर तक विकसित की जा सकती है। अगला है, अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमता सहायता से सीखना चाहिए। अगला है, हो सकता है कि कुछ लोग जीवन के शुरू में बुरा और बाद में अच्छा प्रदर्शन करें। अगला है, क्योंकि यह सिद्धांत बहुत बड़ा है इसलिए इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण बहुत मुश्किल है। अगला हम लोग त्रितंत्र सिद्धांत देखें। यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समान एवं संस्कृति के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। अगला है, उनके सिद्धांत को त्रियाबकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है, उनके द्वारा बताए गए 3 घटक निम्नलिखित है। तो पहला घटक देखें, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान होता है। इसके 3 घटक है, संग्रहक और आग्रहरा। दूसरा मेगा घटक, बृहद घटक। तीसरा क्रियान्वयन या निष्पादन। अगला है अनुभाविक या प्रायोगिक बुद्धि। इसमें पूर्व अनुभव के सहारे समस्या समाधान ढूंढा जाता है। इसके 2 तत्व आते हैं, नवीनता, स्वचालन व परिचालन। अगला है सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक या परिस्थितिगत बुद्धि। इस बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। 3 क्षमताएं हैं। इसके 3 घटक हम लोग देखें तो पहला है अनुकूलन, शाबाशी और अच्छा शिक्षक। चयन हम लोग करना चाहिए अच्छे गुण का। और तीसरा आकृति निर्माण, यह जगह अच्छा शिक्षक का। अगला टॉपिक हम लोग देखें संवेगात्मक बुद्धि। यह सिद्धांत डेनियल गोलमैन ने दिया है। हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती, यह किसकी परिस्थिति में मौजूद संवेगों को पर निर्भर करती है। अगला है, अगर परिस्थिति में संवेग सकारात्मक है तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी। अगर संवेग नकारात्मक है तो बुद्धि अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। उदाहरण, एक विद्यार्थी का एक प्रश्न को घर पर सही और परीक्षा भवन में गलत हल करना। अगला है, यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सालोवी एवं मेयर ने किया था। अगला है, व्यक्ति की सफलता 20% बुद्धि लब्धि तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। अगला हम लोग देखें संवेगात्मक बुद्धि के क्षमताओं पर। संवेगात्मक समूह की 4 क्षमताएं हैं। तो पहला है स्व जागरूकता, दूसरा आत्म प्रबंधन, तीसरा सामाजिक चेतना, चौथा सामाजिक कौशल। नोट, इसलिए शिक्षक को कक्षा में मित्रवत, सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि संवेग सकारात्मक उत्पन्न हो। अगला है त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसे त्रिविमीय और धनात्मक तथा बुद्धि संरचना एसआई मॉडल कहा जाता है। अगला, गिलफोर्ड मानते थे कि बुद्धि सभी क्षमताओं के किसी धन की 3 विमाओं पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है, इनके द्वारा बताई गई 3 आयाम निम्नलिखित हैं। पहला है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। संक्रिया से व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया का बोध होता है। इसमें 6 क्षमताएं शामिल है। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति लेखन, तीसरा स्मृति धारक, चौथा अभिसारी चिंतन, पांचवा अपसारी चिंतन, छठा मूल्यांकन। अगला विषय वस्तु कंटेनेंट। विषय वस्तु में सूचनाओं या समस्याओं का बोध होता है जिन पर संक्रिया होती है। उसके 5 प्रकार है, दृश्य, श्रव, आकृतिक, शाब्दिक या भाषा विषयक, पांचवा व्यवहारिक। अगला हम लोग देखें उत्पाद प्रोडक्ट। इसके द्वारा विषय वस्तु और संक्रिया के संयोग का परिणाम प्राप्त होता है जिसके 6 प्रकार है, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, आशय और निहितार्थ। इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देखें। इस सिद्धांत में 6 संक्रिया, 5 विषय वस्तु तथा 6 परिणाम के आधार पर 6 × 5 × 6 = 180 कारक बनते हैं। अब दूसरा है, पहले सिर्फ चिंतन और सिर्फ स्मृति शब्द का प्रयोग किया गया, तब कारक संख्या 4 × 5 × 6 = 120 हो गई। अगला हम लोग देखें, पहले उन्होंने चिंतन का 2 भागों में बांटा, तब कारक संख्या 5 × 5 × 6 = 150 हो गई। चौथा अंतिम संशोधन 1986 में हुआ। अगला हम लोग टॉपिक देखें बुद्धि के एक कारक सिद्धांत। यह सिद्धांत बने साइमन स्टेने टर्मन द्वारा समर्पित है। अगला है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसमें सभी क्षमताओं का समुच्चय है। यह सभी जगह बराबर काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा सभी विद्यार्थी विषयों में बराबर अंक लाते हैं। अगला हम लोग देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत।
सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया है, जिसमें बुद्धि के दो कारक माने जाते हैं। एजी या सामान्य कारक यह आनुवांशिक क्षमता है जो सभी में विद्यमान है, लेकिन इसकी मात्रा सब में अलग अलग है, जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान, अधिगम की गति। अगला है बीएस या विशिष्ट कारक। इसके कारक में जी कारक की सहायता से अर्जित वातावरणीय क्षमताएं होती है, जो इस प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होती है तथा परिवर्तनशील होती है, जैसे किसी व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता। बाद में स्पियरमैन ने अपने सिद्धांत में एक तीसरा कारक जोड़ा, जिसे सामूहिक कारक कहते हैं। फिर भी यह सिद्धांत द्विकारक के नाम से प्रसिद्ध है। समूह कारक सिद्धांत। यह सिद्धांत थर्मस्टर द्वारा दिया गया है, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन समूह में काम करती है, इसलिए इसे समूह कारक कहते हैं। अगला है कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी को मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा जाता है। अगला है थर्मस्टर की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता। पहला है भाषाई योग्यता, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा है स्थानिक योग्यता, चौथा आंकिक योग्यता, पांचवा स्मृति योग्यता, छठा तार्किक योग्यता, सातवां प्रत्याक्षण योग्यता। अगला हम लोग देखिए बुद्धि के बारे में, तो ये हो जाएगा V+W+S+N+M+R+P हो जाएगा बुद्धि। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के देन है। अगला है बुद्धि कई तत्व या कारकों से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी दो कारक आपस में समान नहीं है। अगला है हमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कारक चाहिए, अतः बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा, क्योंकि x = नॉट 15,000 रुपीज। अगला है इसे आणविक बुद्धि या बुद्धि का बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत रेमंड और कॉटिल ने दिया है। तरल बुद्धि मूलतः अशाब्दिक तथा संस्कृति मुक्त होती है तथा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। इस पर प्रशिक्षण का कोई असर नहीं पड़ता, यह सभी में समान होती है। अगला है ठोस बुद्धि अलग बुद्धि नहीं है, बल्कि वातावरण में तरल बुद्धि की सहायता से अर्जित क्षमता होती है। इसे प्रशिक्षण द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसे व्यावसायिक क्षमता। अगला है ठोस बुद्धि बराबर तरल बुद्धि प्लस वातावरण प्रशिक्षण। बुद्धि परीक्षण हम लोग देखें। बुद्धि परीक्षणों का लंबा इतिहास है, जिन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा वैकल्पिक बुद्धि परीक्षण, चौथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला इनमें द्वारा 4 और प्रशिक्षण बनाए जा सकते हैं। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चौथा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहला है बीने साइमन परीक्षण। यह परीक्षण 1905 में फ्रांस के बीने साइमन द्वारा बनाया गया। दूसरा है यह 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें शुरुआत में 30 प्रश्न थे, जिन्हें 1908 में 58 कर दिया गया। अगला हम लोग देखें तो 1911 में इनका अंतिम संस्करण आया, जिसमें मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं है। अगला है स्टैनफोर्ड बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण का तो 1916 में अमेरिकी प्रारूप टर्मर ने तैयार किया, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला है 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें 90 प्रश्न थे। अगला टर्मर ने स्टनर की बुद्धि का लब्धि सूत्र दिया है। मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके पहली बार बुद्धि परीक्षणों को बुद्धि मापन की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण 1937, 1960, 1986 में संशोधित किया गया। अगला हम लोग देखें संरचनावाद। इसे रचनावाद भी कहते हैं। पियाजे वास्की दोनों मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। रचनावाद के 2 भाग हैं, सामाजिक वाइसगोस्की और दूसरा संज्ञानात्मक पियाजे द्वारा। पियाजे के शब्द हैं अनुकूलन, विषम परिस्थिति में खुद को या जानकारी का अनुकूलन, समावेशन पुरानी जानकारी में नई जानकारी डालना, समायोजन विरोध होने पर जिनका जानकारियों में संशोधन। अगला है साम्य धारण इक्विबरेशन, यानी इसका हो जाएगा वह अवस्था जब बालक की जानकारियों का कोई विरोधाभास नहीं है। यह प्रक्रिया समायोजन या समावेशन ज्ञान पूरी होगी। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, बच्चा अपनी जानकारी सुव्यवस्थित तरल है, इसे संगठन कहते हैं। स्कीमा, बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारियां सहेज कर रखता है, इसे प्लड स्कीमा स्कोमाटा भी कहते हैं। स्कीम्स किसी कार्य को करने का सही क्रम है। जीववाद
एमिज बच्चे खिलौने आदि को जीवित रखते हैं। यह क्रम जीवाद है। अगला है वस्तु स्थापित ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु भले न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रखते हैं। अगला है अपलटावीपन यानी कि इसिलिबिलिटी। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, इसे अपलटानीपन कहते हैं। अगला है संरक्षण का अभाव लेक्योसी कंडेंसेशन। शुरुआती आकर्ष में कोई भी परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूलना जाता है और उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। अगला है केंद्रीकरण कंसंट्राइज। सेंट्राइज। बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष में फोकस कर पाते हैं, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। अगला है आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं। अगला है सामाजिक संचरण। बच्चे अपने सामाजिक सूचना को स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधन भी करते हैं। अगला है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। विषमांगी पराश्रित नैतिकता 5 से 9 वर्ष। नैतिकता ईश्वर यानी माता पिता ने बनाई है। यह निश्चय है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। जीव को मारना पाप है। दूसरा है स्वायत्त या सहयोगात्मक नैतिकता 9 से 10। नैतिकता निश्चित नहीं है बल्कि परजीवी पर निर्भर रहती है। अगला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के सभी चरण गुणात्मक है। पियाजे के सभी चरण स्थिर है जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। पियाजे के अनुसार बालक को चिंतन वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। अगला हम लोग देखें पियाजे के चरण। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। इंद्रिय आधारित अधिगम प्रतिवर्ती क्रिया स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम वस्तु अस्थायित्व। अगला है मूल प्रकृतिवादी व्यवहार। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 4 वर्ष। अंतर्दार्शनिक 6 से 7 वर्ष अवस्था है। सूचकता सिग्री फोर्स चिन्ह संकेत नोट। आत्मकेंद्रिता द्वारा केंद्रीकरण का पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एकीका माना है। अपलटानी संरक्षण का अभाव केंद्रीकरण जितना वार्तालाप क्रम आदि की शुरुआत जिम्मेदार आत्मकेंद्रितकर्ता। अगला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 संरक्षक है। विलोमिता वर्गीकरण लंबाई क्षेत्रभार श्रृंखला वही कार्याक्षण और तार्किक चिंतन की शुरुआत विकेंद्रीकरण गणितीय संक्रिया। अगला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त चिंतन अपसारी चिंतन निगमात्मक चिंतन संकलात्मक चिंतन। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वातावरण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समायोजन। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापिका समान मात्रा में जूस से भरे हुए 2 एक समान गिलास दिखाती है। वह उसे ऐसे 2 गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। यह पूछती है कि उसमें से किस गिलास में अधिक जूस है। छात्र उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में अधिक जूस है। उसकी छात्रों के साथ किसके संबंधित समस्या है उत्क्रमणीयता की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियाकलाप अवस्था में प्रमुख कौशलों में से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला है जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क के अवधि में विकसित होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है। इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है संवेगी प्रेरक चरण। अगला है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है तो एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना।
अगला है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान मुँह हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में में भिन्न होता है, बजाय तो का प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। अगला है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और रेलवे वास्कोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक के संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन में परिणाम के 2 घटित होता है। इनकी 2 प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने इसकी खोज नहीं की। जब वह 9 महीने की हो गई तब उसे वह ढूंढती है। यह किसका विकास को दर्शाता है? तो वस्तु स्थापित की। अगला है, कपूर की गोली को खाने की वस्तु समझकर बालक अपने मुंह में रख लेता है। तो पियाजे के अनुसार यह आत्मसंकरणात्मक साक्षात्करण का है, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चिंतन का मुख्य साधन है? खेल, संकेत, चिन्ह, उपयुक्त सभी। अगला है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? तो साधारण। अगला है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे का मूल संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? साधारण का अभाव। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला हम लोग देखें, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। अगला है, पियाजे का अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्न कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो विचार की अनुक्रमिता पलट न सके। अगला है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार और ये मात्रा। अगला हम लोग देखें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान। अगला हम लोग कोहलबर्ग से देखें तो वागोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग देखें, ज़्यादा ज्ञानी द्वारा MKO यानी कि जो दूसरा जो उसको अधिक ज्ञान है, मोर नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट, बच्चा उसे व्यक्ति की सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। संभावित विकास का क्षेत्र GPO, भाषा विचार से पहले शुरुआती 2 वर्ष में भाषा का विचार अलग होते हैं। निजीवाद, बच्चे खुद से बात करते अपने कार्यों को योजना बनाते हैं। अगला हम लोग देखें, बच्चे अपने वयस्कों के साथ वार्तालाप अंतःक्रिया करके सीखते हैं। प्रयोग, पारंपरिक शिक्षण, समूह गतिविधियों। अगला है, वास्को के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वास्को के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप जो प्रस्तुत करता है? अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। अगला है, मौखिक संवाद जो अपने बच्चे आप से करते हैं उसे लेव वायस्की को कहते हैं। तो व्यक्तिगत वार्ता। अगला है, किसके अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लेव वायस्की। अगला, वायस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायस्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला, लेव वायस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसको वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला है, एलिस वायस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करते हैं। अगला है, जब वयस्क सहयोग को
सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को समाधावित कर। अगला क्वेश्चन है, वायवस्की के अनुसार परमार्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा रहे सीखने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन है, वायवस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला है, वायवस्की का संस्कृति के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक की संकल्पनाएं स्पष्ट करती है बच्चे अपने ही कार्यों में निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन के वायवस्की का सहमत होते हैं? तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला हम लोग देखें लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उनका यह सिद्धांत हिज नामक एक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है जिसकी पत्नी एक प्रकार का कैंसर था उनकी पत्नी को। बाद में कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया। कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। नैतिक तर्क यह सही गलत के निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया है। नैतिक दुविधा सही गलत निर्धारण करने की दुविधा है। नैतिक कार्यवाही सही गलत पर विचार करने के बाद चयनित नैतिक व्यवहार। नोट, नैतिक तर्कना एवं नैतिक तर्कवाही में गहरा संबंध है। कोहलबर्ग में नैतिक विकास के चरण पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व तैतिकवादी 4 से 10 वर्ष है। अहम केंद्रिता, यांत्रिक संपेक्षता, नैतिक था, स्वार्थी बच्चे सभी खिलौने मुझे दे दो। अगला है, दंड एवं आज्ञा पालन का कुछ खिलौने अपनी छोटी बहन को दे दो, यानी कि माता का नियंत्रण। दंड और आज्ञा पालन का ही मात्रा का नियंत्रण। नैतिक रूढ़िवादी थी। परंपरावादी चरण में 10 से 13 वर्ष में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था, प्रशंसा पाने के लिए अनुकरण। अगर तुम मंदिर रोज आओगे तो तुम मेरे द्वारा दुलारे बेटे बनेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, या कानून या व्यवस्था अवस्था, कानून को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं मंदिर तब आऊँगा जब मेरा मन होगा। अगला है, उत्तर नैतिक, उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी चरण। सामाजिक अनुबंध अपनी रहित देखना। ग्राहक दुकानदार से मैं 20 रुपया देता हूँ, पानी का बोतल दे दो। सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार। तुम प्यासे हो, मुझे 20 रुपये लेकर पानी पी लो, मुझसे 20 रुपये लेकर पानी पी लो। ये उदाहरण हुआ। इसमें हम लोग सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर देख सकते हैं। प्रमुख बिंदु, नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता। नैतिक विकास में हर चरण में नैतिक दुविधा होती है। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यह अवलोकन है कि उन्होंने अपने अध्ययन में सिर्फ पुरुषों या बालकों के नमूने लिए हैं। कोहलबर्ग ने यह चरण सभी संस्कृतियों के लिए समान बताए हैं, जो कि संभव नहीं है। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है कि इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों आधारित रखा है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। अगला, एक शिक्षिका अपने कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख कर सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। अगले, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्टेप होल्डिंग संकेत करता है। ये है जो मोर नॉलेज ऑब्जेक्ट रहता है वही लोग इसका करता है सिद्धांत, स्टेप होल्डिंग। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भी भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था को अंतर्गत आता है? तो दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है, तो अवस्था 2। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो स्तर 1। अगला है, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार के समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक
सौहार्दों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वह संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास का किस अवस्था में है? तो प्रश्न और परंपरागत में। अगला है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का का अनुकूलन। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में संस्कृति विभिन्नताओं का महत्व दिया है। अगला, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। अगला है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक